तो आइए हम चर्चा करते हैं आप सबों के बीच वर्ग 10 की गणित की पुस्तक में पहले अध्याय में ही दिया गया है कि वास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या हम लोग किसे कहते हैं, इस पर पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या को हम लोग रियल नंबर भी कहते हैं, रियल नंबर। अब आके वास्तविक संख्या हम लोग किसको कहेंगे, तो हम अपने परिवेश में जिन जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे ही हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या में हम लोग तो खुद जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या भी प्रयोग हम लोग करते हैं, पूर्ण संख्या का भी प्रयोग करते हैं, पूर्णांक संख्या का भी प्रयोग करते हैं, परिमेय का भी प्रयोग करते हैं और अपरिमेय का भी प्रयोग हम लोग अपने परिवेश में करते हैं। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या सब आ सकता है, तो वास्तविक संख्या, इनमें हम लोग इनको डिवाइड कर सकते हैं कितने भागों में। तो वास्तविक संख्या में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। प्राकृतिक संख्या, इनका उदाहरण हम लोग लेते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4, इसी तरह अनंत तक हम लोग जाएंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या के अलावा हम लोग पूर्ण संख्या का भी प्रयोग करते हैं। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या होता है, तो शून्य सहित गिनती की संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो हम लोग यानी कि प्राकृतिक संख्या में 0 को हम लोग सम्मिलित कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाता है। तो इनका उदाहरण हम लोग दे सकते हैं 0 1 2 3 आदि अनंत तक, इस तरह पूर्ण संख्या भी जा सकता है। इसके बाद एक हम लोग देखते हैं कि पूर्णांक संख्या भी हम लोग प्रयोग करते हैं, पूर्णांक संख्या का भी। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो शून्य सहित भी रहेगा और धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। तो जैसे -5 0 2, ये सब क्या हुआ, पूर्णांक संख्या हुआ। -3, ये सब क्या हुआ, पूर्णांक संख्या हुआ। यानी शून्य सहित, शून्य भी रहेगा, धनात्मक भी रहेंगे और ऋणात्मक भी संख्या रहेंगे, तो उनको हम लोग पूर्णांक संख्या बोलेंगे। फिर हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग परिमेय संख्या का भी प्रयोग करते हैं। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग बट्टा के रूप में अर्थात P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या का उदाहरण में हम लोग दे सकते हैं 0 भी परिमेय संख्या है, 1 भी है, 2 भी है, या 5/7 भी लिख सकते हैं, या √16 भी लिख सकते हैं। ये सब क्या हुआ, परिमेय संख्या का उदाहरण है। अपरिमेय का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किनको कहते हैं, तो जिनको हम लोग बट्टा के रूप में अर्थात P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसका उदाहरण में क्या होगा, रूट के अंतर्गत जो रहेगा लेकिन उनका वर्गमूल नहीं निकलेगा, वो सब हो जाता है अपरिमेय संख्या। जैसे √5, तो 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √7 ये सब का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये सब क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो हम लोग देखते हैं कि वास्तविक संख्या किन किन संख्याओं से मिलकर बनता है, तो प्राकृतिक संख्या से, पूर्ण संख्या से, पूर्णांक संख्या से, परिमेय संख्या से और परिमेय संख्या से। इन सभी को मिलाने से वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। अब आप कहिए कि सम और विषम नहीं बोले, तो आप खुद देख सकते हैं कि सम, प्राकृतिक संख्या सम और विषम से ही मिलकर ही बनता है। तो सम और विषम तो इसमें भी आ गया। हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या में भी सम और विषम है। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि हम अपने परिवेश में जिन जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वो सभी को वास्तविक संख्या कहेंगे। चलते हैं अब हम लोग, एक इसमें होता है कि प्रश्नावली में सवाल दिया गया है कि एल्गोरिथम विभाजन विधि से HCF निकालना है। तो इसका एक प्रमेय आता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की ओर चलते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये क्या होता है, ये फॉर्मूला है। इस प्रमेय को स्थापित किया गया है कि दो संख्याओं के बीच संबंध को
अगर एक छोटी रहे एक बड़ी रहे और बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भागा दे तो भाज्य बराबर जो है भाजक गुना भागफल प्लस शेष द्वारा जो रिलेशन स्थापित किया गया है, इन्हीं को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो हम लोग जानते हैं कि बड़ी संख्या को अगर a कह दे तो a हमारा भाज्य हो जाएगा और b से हम लोग भाग दे यानी मेरा भाजक b होगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, b इंटू भाजक गुना होता है भागफल, तो भागफल को हम लोग q से सूचित करते हैं और जो शेष बच गया उसको r से सूचित करते हैं। तो ये है प्रेमिका, ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और इनका ये संबंध स्थापित इन सूत्र के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को, जहाँ a क्या है, बड़ी संख्या है, b छोटी संख्या है और छोटी संख्या से अगर बड़ी संख्या में भागा देंगे तो क्या होगा, भागफल जो होगा वो q होगा और शेषफल जो होगा r होगा। तो हम लोग भाज्य बराबर यानी कि बड़ी संख्या बराबर जो निकालेंगे तो ये फॉर्मूला स्थापित कर देंगे तो मेरा सिद्ध हो जाएगा कि बड़ी संख्या बराबर होगा छोटी संख्या गुना q भागफल प्लस शेष। इसी संबंध को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो आप खुद जान सकते हैं अगर किसी संख्या में b से भागा देंगे तो शेषफल क्या हो सकता है, तो शेषफल हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और एक कंडीशन और है कि भागा देने वाली संख्या से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा यानी भाजक से छोटा होगा। तो हम लोग कर सकते हैं ये कि r क्या होगा, तो r ऑलरेडी क्या होगा, r या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा लेकिन हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा। ये संबंध है कि r का संबंध है कि r क्या हो सकता है, किसी भी पद में टर्म में r क्या हो सकता है, तो r हमेशा या तो 0 होगा यानी शेषफल या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन हमेशा b भाजक जो रहेगा उनसे छोटा रहेगा। इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना है। चलते हैं अब हम लोग प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली आ गया है 1.1 होगा इधर। चलते हैं 1.1 प्रश्नावली में। तो हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 1.1 में चलते हैं हम लोग। क्लास 10th मैथ की ओर चलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि प्रश्नावली 1.1 में पहला नंबर का सवाल है। आप लोग भी बुक में देख रहे होंगे कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब देखिए HCF तो हम लोग निकाले हैं, बहुत डिवाइड विधि से निकाले हैं। इसके बाद अपवर्तक विधि से हम लोग निकालना जानते हैं या तो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकालते हैं। लेकिन यहाँ कहा गया है कि इस प्रश्नावली 1.1 के 1 नंबर सवाल में कहा गया है कि 1 नंबर का सवाल में है कि 2 संख्या दिया गया है, इनका HCF तो निकालना है लेकिन विधि कौन होना चाहिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होना चाहिए। तो पहले भी हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के बारे में बता चुके हैं, बस उसी पर इसको टर्म को स्थापित करना है, हो जाएगा। तो 1 नंबर का सवाल आप लोग खुद देख सकते हैं कि 1 नंबर का पहला सवाल है। 1 नंबर का पहला सवाल है HCF ज्ञात करना है किनका, 135 और किनका 225 का। तो हम लोग देखते हैं कि इनमें जो बड़ी संख्या रहेगी ना उसको हम लोग a मान लेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि a बराबर क्या होगा, यहाँ a बराबर हो गया क्या, a बराबर 225 और b बराबर हो गया 135। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बड़ी संख्या को भाज्य भी कहते हैं, b को क्या कहेंगे हम लोग, जो छोटी संख्या है भाजक कहेंगे। तो हम लोग इनका HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन विधि से। तो हम लोग तुरंत भाग विधि द्वारा जहाँ रफ दिया रहेगा स्पेस रहेगा हम लोग करके इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ लिख देंगे। तो हम लोग देखते हैं कि इनको हम लोग क्या लिख सकते हैं, भाग विधि से हम लोग HCF बनाते हैं। तो छोटी संख्या से भागा दिया जाएगा बड़ी संख्या में 225 में। तो हम लोग देखते हैं कि एक बार में लग रहा है 135, घटा दिए तो कितना बच गया, 0 9 कट गया। ये अब देखते हैं कि इस स्टेप का शेष तक हम लोग एक स्टेप में शेष तक पहुंच चुके हैं। तो पहले बता चुके हैं कि ये क्या हुआ,
जिसमें भाग देते हैं इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। भाज्य को हम लोग ए से सूचित करते हैं। फिर ये जो होता है इनसे हम लोग भागा जो दिए इनको हम लोग भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। इनको हम लोग बी से सूचित करते हैं। ये जो है ये इनको हम लोग क्या बोलते हैं? भागफल। भागफल बोलते हैं। इनको हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। ये जो हुआ शेषफल, इनको हम लोग शेष फल बोलते हैं। इनको हम लोग क्या आर से सूचित करते हैं। तो बस इनको लिख देना है कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो बस इसी को हम लोग को लिखना है। तो हम लोग भाज्य को ए मानते हैं, तो पहला टर्म है तो ए बराबर क्या होगा? तो हम लोग यहाँ लिख भी सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि हम लोग कर सकते हैं। तो इस विधि से हम लोग कर सकते हैं। पहला स्टेप हमको प्राप्त हो चुका है। भाज्य कितना है? जिनमें भगा दिए 225। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 225 बराबर क्या लिख सकते हैं? 225 बराबर लिख सकते हैं हम लोग। तो बी क्यू होता है ना, तो बी का वैल्यू है कितना? 135 गुना क्यू का वैल्यू है 1 जोड़ शेषफल हुआ है 90। फिर हम लोग आगे चलते हैं। जब तक कि हम लोग को शेषफल 0 नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग आगे जाएंगे। तो ये आ चुका है। हम लोग अब क्या करते हैं? 90 से डिवाइड करेंगे 135 को। इस तरह हम लोग लिखेंगे 90 का 90 हो गया। इसमें बच गया 45 बच जाएगा शेष हम लोग को घटाने पर। तो ये दूसरा स्टेप प्राप्त हो चुका है। फिर हम लोग दूसरा स्टेप को हम लोग लिख देंगे यहाँ। तो दूसरा स्टेप का ए यानी भाज्य 135 है। तो 135 बराबर क्या होगा? भाजक। भाजक यहाँ का कितना है? बी 90 है। 90 से भागा किए थे। 90 गुना भागफल भी एक के बारे में लगा है 1 प्लस शेषफल 45 है, जोड़ कर दिए। फिर हम लोग देखते हैं तीसरा स्टेप में जब तक कि हमको शेषफल 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग भाग की क्रिया करेंगे। तो अब 45 से 90 में भागा करना है। तो 45 दूनी 90 घटा दिए। यहाँ कटने का मतलब यहाँ का शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। तो बस इस स्टेप मेरा जो है भाग देने का ख़त्म हो गया। तो ये तीसरा स्टेप में हम लोग को शेषफल 0 प्राप्त हो चुका है। तो तीसरा स्टेप को क्या लिखेंगे? तो तीसरा स्टेप का ए यानी कि भाज्य क्या है? 90 है। तो 90 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? भाजक कितना है? 45 है। तो 45 गुना भागफल कितना है? 2 है। शेषफल कितना है? 0 है। अब जिस स्टेप में 0 आएगा वहीं से आंसर एचसीएफ निकलता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि तीसरा स्टेप में क्या 0 आ चुका है? तीसरा स्टेप में शेषफल क्या आ चुका है? 0। ये आर 0 आ चुका है। तो जिस स्टेप में शेषफल 0 आया है उस स्टेप का भाजक यानी भाग देने वाली संख्या जिसको बी कहते हैं वो होता है एचसीएफ होता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ कौन होगा? तीसरा स्टेप में हमको शेषफल 0 आया है और इनका क्या है? भाजक 45 है। तो ये हम लोगों का एचसीएफ होगा। यानी दोनों संख्या का 135 और 225 का एचसीएफ हमारा होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एचसीएफ 135 और कितना है? 225 का। इनका एचसीएफ हमको निकल जाएगा कितना? तो हम निकाल चुके हैं। ये 45 होगा आंसर मेरा। ये इस तरह चलते हैं। अब हम लोग अगले सवाल की ओर। 1 नंबर का दूसरा नंबर का सवाल चलते। अब हम लोग जो है दूसरा नंबर का सवाल में है 196 और कितना है? 196 है और 38 22 0 है ये है। तो चलते हम लोग इसमें ए का वैल्यू कितना होगा? तो हम लोग पहले बता चुके हैं कि जो बड़ी संख्या है हमको ये है 38 2 2 0 और बी छोटी संख्या होता है कितना? 196। तो हम लोग बनाएंगे एल्गोरिथम नहीं, इसको यूक्लिड विभाजन है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हम लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो चलते हैं हम लोग। तो यहाँ हम लोग नोट कर भी सकते हैं कि ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ तुरंत हम लोग डिवाइड करेंगे। पहले बता चुके हैं कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भागा देंगे। तो 196 में भागा होगा किन से? 196 से भागा होगा 38 2 2 0 में। तो हम लोग देख रहे हैं कि 196 एक बार में लग रहा है। एक बार में हम लोग लगाएंगे तो 190 696 लगेगा। घटा देंगे तो क्या होगा?
12 में से 6 गया, 6 यहाँ बचा 7, एक दिन पे 17, 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 186, फिर उतरेगा 2। तो हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 9 बार में लग जाना चाहिए। 9 बार में लगा के कोशिश करते हैं। 9 छक्के 54 का, 54 का 4 हाथ में, 5 9 81, 5 86 का 6 हाथ में बच गया, हाथ में 8 बच गया, 91 8 17 का 7 हाथ में 17 से 64 हो चुका है। हम लोग घटा के देख लेते हैं। एक दिन बचा 12 में से 4 गया, 8 बच गया, यहाँ बच गया 5, एक दिन बचा 15 में से 6 गया, 9 बच गया, यहाँ बच गया 7, 7 में से 7 गया 31, 31 हो गया। ठीक, फिर आगे तो हमको 0 है, 0 उतारे तो देखते हैं 980, 196, 2 बार 5 बार में लगा के देखते हैं। 5 5 छक्के 30 का 0 हाथ में, 3 9 5 45, 3 48 हाथ में, 4 5 4 9 देख रहे हैं। यहाँ हो गया, कट गया पूरा पूरे। यहाँ तो एक स्टेप में ही हमको शेषफल 0 प्राप्त हो चुका। कटने का मतलब 0 प्राप्त शेषफल हमको हो गया। तो बस इसको एक स्टेप में लिखना है। एक इस स्टेप का भाज्य ये है, यानी ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है। बस इसको लिखना है कि तो हम लोग लिखेंगे एक कितना है यहाँ 38, 2 2 0 बराबर बी क्यू, बी यानी भाजक कितना है 196 गुना क्यू कितना है 195 बार में लगा भागफल प्लस शेष 0 हो चुका है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पहला स्टेप में ही शेषफल 0 प्राप्त हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेप का भाजक यानी भाग देने वाली संख्या 196 है। तो ये होगा HCF इन दोनों संख्याओं का। तो बस हम लोग इनको लिख देंगे कि HCF किनका 196 और 38 2 2 0 का HCF कितना होगा, तो 196। ये हमारे लोगों का आंसर होगा। बस चलते हैं आगे तीसरा नंबर का सवाल की ओर। तीसरा नंबर का सवाल है, तीसरा नंबर में कह रहा है कि 867 और कौन सी संख्या है 255 यानी 255 है। तो पहले बता चुके हैं यहाँ ए बराबर क्या होगा। ए बराबर निकल गया हमको बड़ी संख्या 8 6 7 और बी बराबर क्या होगा 255। तो हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि क्या होता है, तो ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। बस इस पर हम लोग लिख देंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं, इनका डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड मेथड से HCF निकालते हैं। तो छोटी संख्या से भागा होगा तो 255 से डिवाइड हम लोग करेंगे। 255 से हम लोग डिवाइड करेंगे किनको 867 को। तो हम लोग देख रहे हैं कई बार में लग जाएगा 55 से 867 में। तो ये लग रहा है हमको, पहले देख रहे हैं 3 बार में लगेगा क्या, 3 बार में कोशिश करके देखते हैं। तो 3 बार में हो जाएगा 3 5 15 का 5 हाथ में 1 का 3 5 15 116 का 6 हाथ में 1 का 3 दूनी 6 1 765 हो चुका है। तो चलिए इनमें हम लोग घटाते हैं। यहाँ बच्चा 2, यहाँ बच्चा 0, यहाँ बच्चा 1। तो एक स्टेप तो हो गया। अब तो अंक है कि नहीं देते, इस स्टेप को हम लोग लिख लेते हैं। इस स्टेप का एक कितना है 867। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 867 बराबर बी क्यू, बी कितना है, बी का वैल्यू है 255 गुना क्यू का वैल्यू भागफल कितना है, वहाँ हम लोगों को 3 है, प्लस शेषफल कितना है 102 है। तो अब हम लोग एक स्टेप लिख चुके हैं। आगे चलेंगे हम लोग क्या करेंगे 102 से ही डिवाइड करेंगे 255 को। तो कर रहे हैं तो 2 बार में लग रहा है, 2 बार में लग रहा है तो कितना हो रहा है 204 होगा। घटा देंगे 204 को तो हम लोग को 1 5 कट गया। ये दूसरा स्टेप हम लोग को प्राप्त हो चुका है। दूसरा स्टेप में हम लोग चलेंगे, भाज्य कितना है 255 है। तो हम लोग लिख सकते हैं 255 बराबर क्या होगा 102 से भगा दिया है ना, बी 102 है गुना क्यू कितना है 2 बार में लगा और शेषफल हो चुका है हम लोगों को 51। फिर चलते हैं तीसरा स्टेप में, 51 से ही डिवाइड करेंगे ना 102 को। तो देखते हैं 2 बार में लग गया, कितना 2 बार में 102 तो मिल रहा है। कट गया का मतलब शेषफल हमको यहाँ 0 हो गया। तो 0 हो गया तो हम लोग क्या करेंगे इनको, बस तीसरा स्टेप में 0 हो गया, यहाँ ख़त्म ही हो गया। तो तीसरा स्टेप में कितना है 102 में भगा दिए हैं तो भाज्य 102 होगा। तो 102 बराबर कितना होगा, भाजक का है 51 गुना भागफल कितना है 2 ही है और शेषफल 0 हो चुका है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि तीसरा स्टेप में हम लोगों को शेषफल
जीरो प्राप्त हुआ है। तो शेषफल जीरो प्राप्त तीसरा स्टेप में हुआ है, तो इस स्टेप का भाजक यानी भाग देने वाली संख्या कितना है, 51 है यहाँ। तो हम लोग इन दोनों संख्याओं का HCF होगा 51 होगा। तो बस हम लोग लिख सकते हैं कि HCF किन संख्याओं का 8, 6, 7 और किन का 2, 5, 5 का HCF कितना हुआ 51। ये हम लोगों का आंसर होगा। चलिए आइए दूसरा नंबर का सवाल है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है कि नहीं। तो सबसे पहले कोई धनात्मक पूर्णांक हम लोग मानते हैं 2 नंबर का सवाल में, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, मान लीजिए कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तब इसे हम धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। इस बात को भी हमको दर्शाना है कि हम लोग किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि 6q इसमें भी है 6q, इसमें भी है 6q और इसमें भी है 6q। तो हम लोग देखते हैं q के साथ 6 यहाँ भी है, q के साथ 6 यहाँ भी है, q के साथ 6 यहाँ भी गुना में है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ b का वैल्यू कितना है 6, यानी कि भाजक क्या है, भाजक यहाँ 6 है। यहाँ भाजक जिसको हम लोग b कहते हैं कितना है 6 है। अब भाजक जब 6 है तो हम लोग जानते हैं r क्या होगा, इसलिए r जो शेषफल क्या होगा, ये तो ऑलरेडी 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, और लेकिन हमेशा क्या होगा b से छोटा होगा। तो b से हमेशा छोटा होगा, ऑलरेडी ये b से हमेशा छोटा होगा। तो b का वैल्यू यहाँ हमको 6 है, इसलिए शेषफल r हमको यहाँ क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। तो अगर जिनका भाजक रहेगा 6 तो वहाँ पर शेषफल कितना होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5 होगा, बस इतने होगा। तो अब है कि जब शेषफल 0 होगा तब हम लोग किन रूप में लिख सकते हैं किसी भी धनात्मक पूर्णांक को। तो चलिए बारी बारी से हम इनका व्याख्या करते हैं कि जब शेषफल 0 हो, जब r बराबर 0 हो तब क्या होगा, हम लोग जानते हैं तब a बराबर क्या होता है, bq + r। तो हम लोग देखते हैं कि a बराबर क्या होगा, यहाँ b का वैल्यू क्या है, यहाँ 6 है, तो 6q प्लस यहाँ कितना है r का वैल्यू 0, तो हम लोग लिख सकते हैं 6q। तो हम लोग देखते हैं कि एक बार a को हम लोग 6q लिख सकते हैं। पुनः चलते हैं हम लोग, जब r का वैल्यू क्या लेंगे, एक बार 1 लेते हैं, 0 तो लेके दिखा चुका हूँ। जब r का वैल्यू 1 लेंगे तो फिर क्या होगा, a बराबर, फिर a बराबर तो वही होगा bq + r। तो यहाँ हो जाएगा a का वैल्यू कितना 6q + 1। तो हम लोग देखें यहाँ कि a बराबर क्या होगा, एक बार 6q + 1 भी हम लोग लिख सकते हैं। फिर हम लोग चलते हैं, जब r का वैल्यू यानी शेषफल हमको 2 होगा तब क्या होगा, a बराबर क्या होता है bq + r। तो a बराबर क्या होगा, b का वैल्यू 6 है, 6q + 2। तो एक बार ये भी हमको हो जाएगा। फिर आगे करके हम लोग देखते हैं, जब क्या हो जाएगा, r का वैल्यू हो जाएगा 2 ले चुके हैं, जब r का वैल्यू ये 3 होगा तब क्या होगा, तो a बराबर फिर होगा bq + r। तो हो जाएगा 6q + 3। तो हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं संख्या को। फिर देखते हैं हम लोग आगे जाके, जब r बराबर क्या होगा 4 लेते हैं तो क्या होगा, फिर a बराबर तो bq + r। तो हम लोग देखते हैं b का वैल्यू 6 है, 6q + 4 होगा। फिर हम लोग देखते हैं, जब
आर बराबर 5 होगा, तब क्या होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। तो यहाँ बी का वैल्यू कितना है 6 क्यू प्लस 5 होगा। तो हम लोग देखते हैं कि जब किसी भी टर्म में भाजक रहेगा 6, जब किसी भी टर्म का भाजक यानी कि b का वैल्यू 6 रहेगा तो उनको हम लोग किन किन रूपों में लिख सकते हैं। तो उनको हम लोग यहाँ दिखा चुके हैं, जब भाजक ही रहेगा 6 तो हम लोग देखते हैं शेष 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 भी हो सकता है। तो जब 0 शेष होगा तब किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम लोग, जब 0 शेष होगा तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम लोग 6q के रूप में लिख सकते हैं। किन के रूप में 6q के रूप में लिख सकते हैं। अब फिर जब कि अगर शेषफल यानी भाजक है 6 और शेषफल जब 1 आ जाएगा, r का वैल्यू यानी 1 हो जाएगा, तब उनको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6q प्लस 1 के रूप में हम लोग देखते हैं लिख सकते हैं। फिर देखते हैं हम लोग जब शेषफल 2 होगा तब क्या होगा, तब हम लोग 6q प्लस 2 के रूप में यहाँ हमको किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 6q प्लस 2 के भी रूप में लिख सकते हैं। और जब शेष 3 होगा तब हम लोग किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम लोग 6q प्लस 3 के भी रूप में लिख सकते हैं। जब शेषफल 4 होगा तब किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम लोग यानी कि यहाँ ए जो माने हैं ए को 6q प्लस 4 के भी रूप में लिख सकते हैं। और जब होगा 5 होगा शेषफल तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 6q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ कहा गया है कि अब हम लोग देखते हैं कि इन रूपों में हम लोग लिख सकते हैं। फिर तो यहाँ कहा गया कि हम लोग धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं या कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि 6q क्या होगा, सम पूर्णांक होगा या विषम, आप खुद भी सोच सकते हैं। तो q क्या है, q भागफल है, भागफल है तो कोई संख्या होगा 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं 6, लेकिन यहाँ क्या है 6 सम संख्या है। तो सम संख्या को q चाहे या तो सम रहे या विषम रहे, अगर यहाँ 6 सम संख्या है, सम संख्या को किसी भी सम से गुना करे या विषम से गुना करे, इनका जो पूर्णांक निकलेगा ना वो होगा कौन पूर्णांक, तो वो हो जाएगा हम लोगों को सम पूर्णांक। इनसे जो निकलेगा क्या होगा सम पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक। अब ये प्लस में है तो इसको हम लोग धनात्मक सम पूर्णांक तो कह देंगे, क्या होगा ये धनात्मक सम पूर्णांक होगा नहीं। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ तो वैसे ऑलरेडी सभी संख्या क्या है हमको धनात्मक में आ चुका है। फिर हम लोग देखते हैं ये हम लोग देखते फिर 6 को q से गुना करेंगे तो क्या होगा, वो सम पूर्णांक होगा। यहाँ बता चुके हैं कि 6 सम है और q चाहे सम रहे या विषम, 6 से गुना करेंगे, 6 सम है तो सम को सम से गुना करे या विषम से, उसका रिजल्ट सम निकलता है। तो फिर यहाँ 6q का रिजल्ट सम निकलेगा, सम में यहाँ 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा विषम पूर्णांक, ये हो जाएगा विषम पूर्णांक। तो ये विषम पूर्णांक ये भी तो पॉजिटिव है, हाँ तो ये धनात्मक हुआ ये भी, तो धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 तो हो गया। हम लोग देखते हैं फिर जब यहाँ क्या होगा, जब शेषफल 2 बचेगा तो क्या होगा, शेषफल 2 बचेगा तो हम लोग देखते हैं 6 गुना q का वैल्यू सम होगा, सम में 2 जोड़ते हैं तो ये समय पूर्णांक होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये समय पूर्णांक होगा। तो ये सम पूर्णांक ये भी तो पॉजिटिव में है, तो धनात्मक सम पूर्णांक के रूप में हम लोग 6q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। फिर यहाँ हम लोग देखते हैं कि शेषफल कितना है, यहाँ जब शेषफल 3 रहेगा तो इस 6q प्लस 3 के रूप में लिखेंगे। तो 6 गुना q का जो है रिजल्ट आएगा वो सम संख्या में आएगा, सम संख्या में 3 जोड़ते हैं, यानी कि सम में हम लोग कोई अगर विषम जोड़ दे तो वो विषम हो जाता है, तो ये होगा विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। अब पॉजिटिव में तो है ये है, तो यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक है ऑलरेडी। फिर देखते हैं जब 4 होगा शेषफल तो 6q प्लस 4, तो हम लोग जानते हैं 6 गुना q का गुणनफल सम होगा और सम में 4 जोड़ेंगे तो सम में होगा, तो ये हो जाएगा सम पूर्णांक। क्या हो जाएगा सम पूर्णांक। अब पॉजिटिव में है तो धनात्मक सम पूर्णांक हो गया, हम लोग कह सकते हैं। फिर देखते हैं जब 5 होगा तब क्या होगा, तो जब 5 होगा शेष तो हम लोग देखते हैं कि ये 6q प्लस 5 के रूप में होगा, और 6q का गुणनफल सम संख्या होता है और सम संख्या में 5 एक विषम संख्या जोड़ देंगे तो रिजल्ट आएगा विषम संख्या, तो इसको हम लोग विषम पूर्णांक कहेंगे, विषम पूर्णांक। अब हम लोग देखते हैं कि ये 6q प्लस 5 भी पॉजिटिव है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक हम लोग कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यही बात हमको कहा गया है ना कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को, धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3
या 6 क्यू प्लस 5 के रूप में लिखेंगे कि नहीं। तो हम लोग तो देखते हैं कि 6 क्यू प्लस 1 जो आया है ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, फिर 6 क्यू प्लस 3 जो आया है धनात्मक विषम पूर्णांक है, फिर 6 क्यू प्लस 5 भी आया है तो धनात्मक विषम पूर्णांक तो है, बाद बाकी क्या है ये धनात्मक सम पूर्णांक है। तो यहाँ कहता है विषम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ हम लोग क्लियर हो गए कि 6 क्यू प्लस 1 क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, हम लोग लिख सकते हैं। फिर क्या होगा 6 क्यू प्लस 3 क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। फिर क्या रिजल्ट है 6 क्यू प्लस 5 भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो हम लोग किसी भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक को 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। बस इसका हम लोग निष्कर्ष यहाँ निकाल देते हैं। अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। अतः इसका निष्कर्ष निकला कि किसी भी हम लोग धनात्मक विषम पूर्णांक को 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। फिर चलते हैं हम लोग अगला सवाल में देखते हैं। अगला सवाल 3, ठीक है चलते हैं आगे। 3 नंबर का सवाल है। तीसरा नंबर का सवाल में कहा गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इनमें सवाल में कहा गया है कि एक सामान्य सेना है जिनकी संख्या 616 गो है और एक बैंड वाले आर्मी है जिनकी संख्या 32 है। अब बैंड वाले के पीछे सामान्य आर्मी क्या करेंगे, लाइन या स्तंभ कहिए, लाइन कहिए, कॉलम कहिए, उसमें मार्च करेंगे। तो आगे में बैंड वाला आर्मी रहेंगे और पीछे में सामान्य सैनिक जो है रहेंगे। तो कहता कितना स्तंभ होगा, अधिकतम से अधिकतम संख्या में कितना स्तंभ हम लोग लगाएंगे कि उनमें पूरी संख्या में एडजस्ट हो जाना चाहिए सामान्य आर्मी और पूरी संख्या में एडजस्ट हो जाना चाहिए बैंड वाला आर्मी। तो इनके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनमें HCF दोनों संख्या का निकाल देंगे। तो हम लोग देखते हैं अब बड़ी संख्या कितना है, बड़ी संख्या को A मानते हैं तो यहाँ A बराबर कितना होगा 600 हो जाएगा 16, और छोटी संख्या को B मानते हैं तो B बराबर हो जाएगा 32। अब इन दोनों का हम लोग HCF निकाल देंगे। HCF निकालने के लिए हम लोग यहाँ प्रयोग करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, इनका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो क्या होता है ये विधि, तो A बराबर क्या होता है B³ प्लस R। बस हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे। तो हम लोग चलते हैं पहले रफ में हम लोग भाग विधि से कर लेंगे, HCF निकालेंगे। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग जानते हैं कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भागा करेंगे। तो यहाँ 616 में भागा किन से करेंगे 32 से। हम लोग देख रहे हैं कितना बार में 32 का 32 लग रहा है, बच गया कितना, घटा देंगे तो हो जाएगा एक दिन बचा। 11 में से 2 गया, 11 में से 2 गया 9 बच गया, यहाँ बच गया कितना 5 में से 3 गया तो 2 बच गया, यहाँ उतरा 6। तो अब कितना बार में लगेगा ये 3 × 18, 6 बार में कोशिश करके देखते हैं 6 से। तो हो जाएगा 6 × 12 का 2 हाथ में 1, 6 तरीके 18, 1 19 हो गया, 192 लग गया। तो अभी तो इसमें और लगेगा, ये तो बहुत कम ही है। तो हम लोग देखते हैं कि 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, 9 से करके देखते हैं। 9 दूना 18 का 8 हाथ में 1 हो गया, इसके बाद हो गया 9 × 3 = 27, 1 28 हाथ में 2। तो ये लग गया है, हम लोग देख रहे हैं ये लग चुका है। तो एक दिन 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, यहाँ 31 8 शेष बचा इसका। तो ये हुआ 19 बार में लगा। Q का वैल्यू 19 है और A का वैल्यू 600, यहाँ 16 है, B है हम लोगों का भाजक 32। तो हम लोग इस स्टेप को लिख देते हैं। पहला स्टेप हुआ A बराबर कितना है अभी
616 बराबर होगा बी क्यू। बी का वैल्यू कितना है, भाजक 32 है, और गुना करेंगे क्यू को, यानी कि जिनसे भागफल हमको जो भागफल प्राप्त हुआ 19, तो 19 जोड़ शेषफल आर कितना प्राप्त हुआ 8, 8 जोड़ दिए। फिर अगला स्टेप में चलेंगे, 8 से भागा 32 में देंगे। तो चलिए 8 से भागा 32 में देते हैं, तो 8 चुका 32, तो यहाँ कट गया, यानी कटने का मतलब शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो बस स्टेप भाग का क्या हुआ, यहाँ खत्म हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं, क्या करेंगे, इनका इन स्टेप को लिखते हैं। इसका क्या है, भाज 32 है, इनका भाज 32 है, तो 32 बराबर क्या होगा, भाजक है 8 गुना भागफल है 4 और प्लस शेषफल 0 है। तो हम लोग देखते हैं कि दूसरा स्टेप में हम लोग को क्या प्राप्त हो चुका है। दूसरा स्टेप में ही हम लोग को आर के रूप में, दूसरा स्टेप में हम लोगों को आर के रूप में 0 प्राप्त हो चुका है। तो इस स्टेप का भाजक कितना है, तो इस स्टेप का भाजक 8 है, तो HCF निकलेगा 8। तो हम लोग लिख सकते हैं कि HCF कितना 616 और कितना 32 का HCF हमको कितना निकल चुका है, इन दोनों का HCF हमको 8 निकल चुका है। इन दोनों का HCF हम लोगों को 8 निकल चुका है। तो हम लोग देखते हैं कि स्तंभों की अधिक से अधिकतम संख्या कितना होना चाहिए, 8 हम लोगों का आंसर होगा। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, यानी कि 8 स्तंभ हम लोग लगाएंगे। 8 स्तंभ लगाएंगे तो क्या होंगे कि इस 8 स्तंभ में पूरी संख्या में समान आर्मी भी पीछे चलेंगे, और 32 जो है बैंड वाले ये भी समान संख्या में एडजस्ट हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं इस वीडियो को, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।